जैसे हमारा टॉपिक है यूपीएससी जो पूछता है एनसीईआरटी के केवल ये क्वेश्चन, यानी एनसीईआरटी से आप यूपीएससी को डायरेक्टली कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो लगातार एनसीईआरटी आंदोलन की मेरी श्रृंखला रही, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना बड़ा बैच बना आप लोगों की वजह से और काफ़ी बच्चे उसके साथ जुड़े, लाभान्वित हुए और हमने भी आप लोगों का जो प्यार देखा, आप लोगों का जो मेहनत देखी, उसको देखते हुए हमने भी काफ़ी बहुत मेहनत की। हम एनसीईआरटी से बियॉन्ड गए और आपको जो है वहाँ पर पूरा पढ़ाया। अब आज जो बिगिनर हमारे स्टूडेंट हैं उनको मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारा बेसिक रोड मैप क्या होता है, हमें रोड मैप कैसे करना होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया अपने लक्ष्य निर्धारित करिए, आपको मैंने क्लास में बताया कि आप कैसे अपने टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सिलेबस एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पे आपको मेरी सारी 16 क्लासेस आपको निःशुल्क प्राप्त हो जाएंगी। आप जो है वो इंडिया का सबसे कम्प्रीहेंसिव सिलेबस एनालिसिस का बैच है और कई बच्चों ने फीडबैक दिया कि उस क्लास को देखने के बाद यूपीएससी के लिए हमारी सोच हमेशा के लिए बदल गई। अब न्यूज़पेपर पढ़ना आसान हो गया है, अब जो किताबें हैं हमें समझ में आ गया कि उससे हमें क्या रिक्वायरमेंट है। तीसरा मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस जरूर करिए। जो भी बिगनर है, अगर जो अपने आप को रैंक में लाना चाहते हैं, जो अपने आप को रैंक होल्डर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही मस्ट है ये और उम्मीद करता हूं इसके साथ आपको बहुत कुछ जो है जानने को समझने को मिलेगा। अब आज हम बात करते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो एनसीईआरटीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, हिस्ट्री की एनसीईआरटी, पॉलिटी की एनसीईआरटी, ये बहुत ही डेप्थ में जाकर जो है वो आपकी श्रृंखलाओं को जोड़ती हैं। एनसीईआरटी का फायदा मैंने आपको पहले बताया था कि एनसीईआरटी एक ऑल इंडिया लेवल पे एक कॉमन बुक होती है जिसमें लगातार समय समय पर सरकार एक समितियों का गठन करती है और उन समितियों के माध्यम से लगातार सरकार उसमें जो उसकी शिक्षा नीति है, जो उसकी एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अनुरूप वो बात करती है। पहली बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये किताबें सार्वभौमिक है, अलग अलग स्टेट्स की अपनी बुक होती हैं और वो स्टेट का जो उनका एम होता है उसको जो है लेकर जाती हैं। तो एक कोई राष्ट्रीय करिकुलम जो है नहीं मिल पाता। इस तरह से राष्ट्रीय करिकुलम के लिए एनसीईआरटी की बुक्स बहुत अच्छी होती हैं और वो राष्ट्रीय जो एक फ्रेमवर्क होता है उसके हिसाब से वो काम करती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये जब मिलता है कि जब हम ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम, यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग इसके लिए उत्तरदायी संगठन है, जब वो अपना एग्जाम कंडक्ट करता है तो उसको एक कॉमन डोमेन की बुक चाहिए होती है। इसके लिए हमारा एनसीईआरटी और एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की जो बुक्स होती हैं, ये दोनों बहुत ही प्रोमिनेंट किताबें मानी जाती है जो भारत के हर स्पैन में, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक लगातार ये आपको एक समान रूप से मिलती हैं। जिससे क्या होता है कि जिससे परीक्षा लेने में बहुत आसानी हो जाती है यूपीएससी को। तो जो भी बिगिनर स्टूडेंट हैं वो एनसीईआरटीज को फॉलो करना शुरू करें और एनसीईआरटी को अपने सेगमेंट्स में लेकर आएं। और इसी के लिए हमने एनसीईआरटी आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन का मतलब होता है कि जब हम चीज़ों की परंपराओं से निकलकर हम एक नया डोमेन क्रिएट करें। और मैंने जब एनसीईआरटी आपको पढ़ना बताया तो जितने भी बिगिनर स्टूडेंट हैं, मैंने इससे पहले आपको 4 स्टेप बताया, अब आज 5वां स्टेप आपको बताने जा रहा हूं। 5th स्टेप हमारा जो है वो एनसीईआरटी मोस्टली आप न्यू फॉलो करने की कोशिश करें, न्यू। ठीक है, मैं इसके पीछे रीजन आपको दे चुका हूं, मैंने क्वेश्चंस के आधार पर इसका जो है वो सेगमेंट बताया कि न्यू एनसीईआरटी फॉलो करें, क्योंकि जो यूपीएससी का डायमेंशन है वो लगातार बदल रहा है। जो न्यू एनसीईआरटी है वो हमारे फ्रेमवर्क 2005, एजुकेशन फ्रेमवर्क 2005 के हिसाब से काम करती है। कई बार आप ये बात जरूर समझिएगा कि जो मार्केट में पुरानी एनसीईआरटी वो फोटोकॉपी मिलती है, फोटोकॉपी, और फोटोकॉपी जो होती है वो लीगल वैध नहीं मानी जाती है। और आधार पर आप ये बताइए, यूपीएससी जैसी संस्था वो एक अवैध डॉक्यूमेंट पर एग्जाम नहीं ले सकती। उनको भी पता है कि स्टूडेंट को पढ़कर, परीक्षा का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन एग्जामिनेशन, एग्जाम का मतलब क्या होता है। एग्जाम का मतलब होता है कि आपने जो पढ़ा है उसमें आपकी एकाग्रता, आपकी समझ, इसका एग्जाम लिया जाएगा। तो समझ की परख जो होती है, क्या होता है, एग्जाम का मतलब क्या होता है, समझ की परख। जो आपने पढ़ा है उसको कितना समझा है, अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है, इसके बारे में जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग एग्जाम कहते हैं। तो समझ की परख की प्रक्रिया को एग्जाम यानी परीक्षा कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, इसको परीक्षा कहा जाता है। कि समझ की परख की जो प्रक्रिया होती है उसको परीक्षा यानी एग्जाम कहा जाता है। लेकिन ये जो समझ है वो आती कहां है, वो आती है पढ़ने से। और पढ़ना किसको है, इसके लिए एनसीईआरटी एक कॉमन डोमेन की बुक मानी जाती है। तो मैं इसके बारे में आपसे बहुत कुछ कह चुका हूं और मैंने आपको बताया कि जब समझ की परख की बात होती है तो हमने एनसीईआरटी आंदोलन में एक सेगमेंट सेट किया, BTL। और आज मेरे एनसीईआरटी के बच्चे अगर मुझे यहां सुन रहे होंगे, मुझे देख रहे होंगे, तो उनके जो आज मैसेजेस आ रहे हैं वो एक अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि 90% क्वेश्चन प्री के हो रहे हैं जो आपने बीटीएल किया था। शुरुआत में उन्हें भी दिक्कत हुई थी क्योंकि जब वो आए थे तो उन्होंने उम्मीदें की थी कि ढेर सारे फैक्ट उजांग सर पढ़ाएंगे, पर्वतों के बारे में बताएंगे, पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में लिखाएंगे। लेकिन उजांग सर ने तो कुछ और ही घुमा दिया, वो पीटीएल पे चले गए, यानी बिटवीन द लाइन जिसे कहते हैं
कहते हैं, यानी आप उसका आशय समझिए। क्यों? क्योंकि अगर आप चीजों को आप कहते हैं अरे यूपीएससी का एग्जाम है, पहले ये जानो एग्जाम का मतलब क्या होता है। एग्जाम का मतलब होता है समझ के परख की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ नोइंग द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आपको कितनी समझ हुई। तो आप अगर फैक्ट रट रहे तो समझ नहीं। समझ का मतलब होता है, समझ किसे कहते हैं? समझ का मतलब होता है कि अलग अलग विचारों को जोड़ने की शक्ति, एनालिसिस और सिंथेसिस करने की शक्ति, यानी जोड़ने और तोड़ने की शक्ति, कही गई बात के पीछे आशय। समझ किसे कहते हैं? समझ का मतलब होता है आशय को समझना। आशय, आशय का मतलब होता है इसके पीछे द हिडन मीनिंग, हिडन स्टेटमेंट्स को समझना, जो प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष है, जो सामने नहीं है, छुपा हुआ है। तो हम लोग कई बार स्टूडेंट जब आता है बिगिनर तो कहता है नहीं यूपीएससी एग्जाम है, तो एग्जाम शब्द का मतलब समझो, एग्जाम कहते किसको हैं, एग्जाम का मतलब क्या होता है। यानी वो संस्था जो एग्जाम ले रही है, वो चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप पीसीएस दे रहे हो, आप यूपीएससी दे रहे हो, मेडिकल दे रहे हो, बोर्ड दे रहे हो, तो सवाल है कि वो जो टेक्स्ट बुक आपने पढ़ा, तो पढ़ने को तो सभी ने पढ़ा, 13 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो वो सभी ने उसको पढ़ा। तो जो आपने पढ़ा, राइट, उसको समझा कितना। और समझने का मतलब क्या होता है? समझने का मतलब वो कहता है जो आशय है, यानी उसके पीछे जो छुपे हुए कारक हैं, उसके पीछे छुपा हुआ जो अर्थ है, उसको समझिए। इसी बात को समझते हुए मैंने जब इस परिभाषा को ब्रेक किया तो मैंने बीटीएल की स्थापना की, बिटवीन द लाइंस। बिटवीन द लाइन एक फ्रेज इंग्लिश में यूज किया जाता है कि आप जो है जब जो बातें कही जा रही हैं उसके अंदर छुपे हुए आशय को समझ लें। और आज वही कारण है कि एनसीईआरटी आंदोलन के बच्चे अगर यहां पर क्लास में हैं तो आज की डेट में उनकी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की बहुत हाई हो चुकी है। आज वो हर एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि प्री और मेंस के क्वेश्चन उसमें से ज्यादातर मुझे तुरंत जैसे ही मैं पढ़ाता हूं, सर ये वाला क्वेश्चन 2008 में आया था, ये सर 2013 में आया, 2017 में आया, अब उनको ये तक याद हो गए। तो हमारा ये जो सफर रहा वो बहुत ही खूबसूरत सफर रहा। और इसमें से ज्यादातर बच्चों ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कई ने भी डिफेंस के एग्जाम दिए, कई ने अदर एग्जाम दिए, और उनका कि सर इसमें क्वेश्चन छाए हुए, एकदम आए हुए जैसे आपने जो पढ़ाया। और उसका ये कारण था क्योंकि आप जब भी कोई एग्जाम देने जाएं तो एग्जाम का मतलब समझे। ज्यादातर बच्चे अपने पढ़ने को ये समझते हैं कि अगर हमने फैक्ट पढ़ लिया तो हमारा ये पढ़ा हुआ हो गया, पहला तो ये समझते हैं। दूसरा बोलते हैं कि लाइन बाय लाइन पढ़ लिया तो इसको हम लोग पढ़ा हुआ समझते हैं, ठीक है, और इसको पढ़ने को वो एग्जाम की तैयारी मानते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है बिगिनर स्टूडेंट से, पढ़ने को यानी रीडिंग को वो प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन मानते हैं। लेकिन यहां आज आपको समझ में आएगा कि पढ़ने से ज्यादा जो होता है, जब पढ़ें आप तो साथ साथ समझ की परख करें, यानी छुपे हुए जो चीजें उसका आशय समझे। इसको बिटवीन द लाइन कहा जाता है कि इसके भावार्थ क्या है, इसके अंदर क्या बातें कही जा रही हैं, जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो डायरेक्टली विजिबल नहीं है, लेकिन वो इनविजिबल है, हमें वो समझना पड़ेगा। और इसीलिए एक टीचर की, एक मेंटर की आवश्यकता पड़ती है जो उन मतलबों को समझा सके। जब ये मतलब समझ में आ जाते हैं तो फिर हमारे साथ हमारे सब्जेक्ट की अटैचमेंट कई गुना बढ़ जाती है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे चरण में चलते हैं। आखिर एनसीईआरटी सिर्फ बिटवीन द लाइन है क्या? बीटीएल है क्या? ओजांग सर सिर्फ बीटीएल तक ही पढ़ने की बात करते हैं? नहीं, एनसीईआरटी में एक चीज बहुत ज्यादा डिस्कार्ड की जाती है। वो मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो एनसीईआरटी की बुक्स के टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी की मान लो 12th क्लास की बुक है, ये इसके टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन इस एनसीईआरटी बुक में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एटलीस्ट प्री के लिए आपका आधारभूत स्तंभ बन सकता है। खास तौर पर मैं जो उन बच्चों से जो प्री देने जा रहे हैं, या प्री तो खैर सबको देना पड़ेगा, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। जो अभी जिनको 24 में देना है, 25 में देना है, जो अभी आज 12th में, सबको सबसे पहला स्टेज प्री ही डील करना पड़ेगा। और प्री आज की डेट में वन ऑफ द टफेस्ट स्टेज है। और क्योंकि इसमें भीड़ बहुत ज्यादा होती है, मार्काट इसमें बहुत ज्यादा है, रेशियो इसमें बहुत ज्यादा जो है फेलियर का होता है, इसीलिए प्री सबसे ज्यादा जो होता है एब्सर्ड होता है, बहुत ज्यादा जो है वो तेजी से घूमता है। तो अगर किसी ने प्री दिया होगा उसको पता होगा कि इसमें गुगली बहुत पड़ती है। अचानक से आपको पढ़कर कुछ और गए, क्वेश्चन कुछ और आता है, क्वेश्चन को बहुत ट्विस्ट कर देते हैं, रेंज बहुत ज्यादा ले लेते हैं इसमें, ठीक है। जहां मेंस में रेंज शॉर्टर होती है वहां प्री में रेंज बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो अब मैं आज आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो है आपके एनसीईआरटी को आप अपनी प्री के क्वेश्चन का बेस कैसे बना सकते हैं। आप स्टूडेंट जो है, ज्यादातर बच्चे इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके नोट्स बनाते हैं, लेकिन जो इसके पीछे अभ्यास दिए हुए हैं उसको वो डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको वो जो है बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उनके क्वेश्चन को लगता अरे, क्योंकि ज्यादातर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में क्या होता है, 3 ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं और हमारे प्री में 4 ऑब्जेक्टिव जो है वो हिस्से दिए होते हैं, ABCD। और हमारे यहां इसमें एनसीईआरटी में फिल इन द ब्लैंक्स दिया होता है।
लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिए होते हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिए होते हैं, समझ बूझ वाले क्वेश्चन दिए होते हैं। तो स्टूडेंट क्या होता है, चूंकि ये बच्चों की किताबें हैं और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, किसको, समझ को विकसित करने की ये प्रक्रिया। एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर 12 तक आपकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ को, जो विषय है उसको तोड़ने की क्षमता, उसको जोड़ने की क्षमता पैदा करने की प्रक्रिया। 6 क्लास के बच्चे के बारे में सोचो, उसको यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता, अब उसको पहली बार पृथ्वी पढ़ाई जा रही है, उसको पहली बार लोकतंत्र के बारे में बताया जा रहा है, उसको पहली बार हिस्ट्री से परिचित कराया जा रहा है। अब वो 6 क्लास का बच्चा, उसको ना यूपीएससी की कोई जल्दी है, ना उसको डॉक्टर बनना है, ना उसको इंजीनियर बनना, कुछ नहीं, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी। थोड़ी देर के लिए अपने आप को 6 क्लास के बच्चे के योग्य मानो, एक अपने आप को 6 क्लास का मानो कि जब तुम 6 क्लास में थे तो जिंदगी तुम्हारे लिए कैसी थी, जिंदगी में क्या तुम्हारा 6 क्लास में एम था, नहीं मुझे आईएएस टॉप करना है, बहुत लोगों को पता ही नहीं था ये होता क्या है, तो उस समय बस स्कूल जाना है और ये पढ़ना है। अब सोचो कि उस क्लास के बच्चे को कोई टेक्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया है तो उसका पर्पस क्या रहा होगा, उसका पर्पस रहा होगा समझ को डेवलप करना, कि आप अपने आसपास सराउंडिंग को, मुझे इतिहास को देखने का मेरा नजरिया क्या हो, भूगोल में मेरी पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी मेरे पास ये मैं वाटर जो देखता हूं इसको हाइड्रो कहते हैं, ये जो मिट्टी चट्टान देख रहा हूं इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। तो मुझे बेसिक मेरे जो सराउंडिंग है, मेरे आसपास का पर्यावरण है, मेरा इतिहास, मेरा समाज, इनसे मुझे बेसिक रूप से परिचित कराना और मेरी समझ को उनके साथ अटैच करना है। एनसीईआरटीज की जो पूरी श्रृंखला 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हम जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे जो है वो धीरे धीरे हमारी समझ डेवलप होती चली जाती है, यानी समाज को, पृथ्वी को, पर्यावरण को, भारत की संस्कृति को, लोकतंत्र को, राज व्यवस्था को, इतिहास को, कला संस्कृति को धीरे धीरे हम एक विकास के क्रम में लेकर जाते हैं। विकास का क्रम बड़ा जरूरी होता है। जैसे अगर हम देखें तो जब हमें भूगोल में पढ़ा जाता है कि हम कभी एप थे, हम बंदरों के रूप में थे, और वहां से धीरे धीरे हम होमो इरेक्टस के रूप में आए, और फिर नियांडरथल, और उसके बाद हम होमो सैपियंस के रूप में डेवलप होते चले गए। आज जो है वो हम होमो सैपियंस यानी एक समझदार मानव के रूप में जाने जाते हैं, एक ऐसी प्रजाति जो सोच समझ सकती है, निर्णय ले सकती है। तो अगर सोच के देखिए, अगर हमें हमारे विकास का क्रम नहीं पता हो तो हम केवल कुछ नाम याद रख पाएंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब हमें हमारे विकास का क्रम पता होता है तो हमें हमारे बारे में हमारी समझ बढ़ जाती है। सिंपल सी ये बात आप बहुत आसानी से जानते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स एक विकास का क्रम है जो आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का काम करती है। और यही जो समझ होती है, जब आपकी समझ डेवलप हो जाती है तो यूपीएससी जैसी संस्था आती है और यूपीएससी कहती है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, कि चलिए अगर आपने पढ़ने से ज्यादा अपने समझ का विकास किया है तो चलिए हम आपके समझ की परख कर लेते हैं। इसकी प्रक्रिया हम इसको चलो कसौटी पर कस लेते हैं कि आपने पर्यावरण, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, इन चीजों की जो समझ की है हम उसमें से उसकी परख कर लेते हैं, क्योंकि इनको बेस्ट चाहिए होता है। इनको अपने 700-800 लोग चाहिए होते हैं जो इसी प्रक्रिया से होकर गुजरे हैं, लेकिन जिनकी समझ की उच्चता यानी जो इनकी जो हाईनेस ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा है। और वो 700-800 लोग यूपीएससी क्या करता है, ऐसे लोगों को खींचकर हर साल सिविल सेवा के अंतर्गत लेकर आता है और भारतीय सिविल सेवा का हिस्सा बन जाते हैं, इस परीक्षा का हिस्सा बन जाते हैं। यह प्रक्रिया हर साल, साल दर साल होती चली आ रही है। और कई बार जो बच्चे आते हैं, बिगिनर होते हैं, वो बिना इस प्रक्रिया को समझे कूद पड़ते हैं। कूद तो पड़ते हैं, ये एक ऐसी आग है जिसमें आपको कूदने के बाद तैरना ही पड़ेगा, लेकिन साल 2 साल लगातार प्रयत्न करने के बाद उनको समझ में आता है कि हमसे गलती क्या हो रही है, हमसे क्या जो है सेगमेंट हो रहा है, क्यों मेरे से एग्जाम निकल नहीं रहा है और क्यों मैं अपने लक्ष्य से भटकता चला जा रहा हूं। क्या आप भटकना चाहते हैं? क्या आप साल 2 साल का समय यूं ही बर्बाद करना चाहते हैं? स्टूडेंट की तरह आप भी कहना चाहते हैं भाई यूपीएससी सबके लिए नहीं है, यूपीएससी पहली बार में नहीं निकलता। क्या आप भी अपने आने वाली पीढ़ियों को यही कहानी सुनाना चाहते हैं, या आप सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं जहां आपको सिर्फ अपनी सीट से मतलब है कि भाई मुझे सिर्फ मेरी एक सीट चाहिए, मुझे उसी तरह मेहनत करनी है जैसी ये संस्था मुझसे चाहता है, जैसा मुझे एग्जाम में आवश्यकता है? अगर है तो आपको सही तरीके समझने पड़ेंगे। अब आज जो मैं जिस चीज पर बहुत लाइट डालने जा रहा हूं, बहुत प्रकाश डालने जा रहा हूं, वो है कि वो सबसे डिस्कार्टेड पोर्शन एनसीईआरटी का, ज्यादातर मैंने देखा है, ज्यादातर बच्चे भी, अगर आप मेरे साथ हैं और आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो मुझे आप ये बताइए कि इसका जो ये अभ्यास यानी एग्जाम वाला जो पार्ट होता है, छोटे बच्चों में जो है फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, आप में से कितने लोग, क्या जितने भी लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं सभी ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? हाँ या ना में मुझे जवाब चाहिए आपसे। क्या सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? सभी प्रश्नों पर विचार किया आपने? समझा अरे ये तो स्कूल के बच्चों का क्वेश्चन है, छोड़ो इसको।
हाँ जी, क्या आपने इस पर विचार किया? एक एक क्वेश्चन प्रश्न लगाए आपने, मुझे आप जवाब देंगे क्या मेरा आज का सेमिनार, आज की क्लास आपके मर्म को टच कर रही है? देखो मोहम्मद सुहेल ने कहा नहीं, 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 नो, नो, बहुत, एक दो का यस आ रहा है। वो भी कितने क्वेश्चन लगाए, इन्होंने भी कुछ क्वेश्चन लगाए होंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन इन्होंने भी टच नहीं किए होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन का, मैक्सिमम लोगों का जवाब नो में आ रहा है। केवल कुछ ही दो चार बच्चे हैं जिनको यस लिख रहे हैं, बाकी ज्यादातर झूठ बोलने की जरूरत नहीं। उसमें भी मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आपने सारे दीर्घ, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा, मुझे तो क्वेश्चन याद है सारे, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा कि ये दीर्घ उत्तरी में था या लघु उत्तरी में था, यानी शॉर्ट आंसर था या लॉन्ग आंसर था, अभी आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। क्योंकि जो स्टूडेंट अपने टीचर से अपनी कमजोरी छुपाता है, उसकी कमजोरी यूपीएससी जैसी संस्थाएं नोच नोच के निकालती हैं, फिर वो बड़ा दर्दनाक होता है, फिर वो पूरा समाज देखता है कि आप कमजोर थे और आपने सही समय पर अपनी कमजोरी को दूर नहीं किया। अब देखिए कितने ज्यादा लोगों ने कहा नो सर। अब कितनी छोटी सी बात थी, और आज अभी मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं, सभी लोग रेडी रहिए पेन और पेपर के साथ, कि इतनी छोटी छोटी गलतियां हमसे होती हैं। एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं, सीधे सीधे, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, कुछ एक आध ऑप्शन बढ़ा दिए जाते हैं, और क्वेश्चन आपको जो है वो सीधे सीधे मिलते हैं। अब जरा देखिए कि कैसे एक छोटी सी गलती हमसे कम एनसीईआरटी 30 to 35 क्वेश्चन प्री में, 30 to 35 कह रहा हूं, 55-60 पे जाते जाते तुम्हारा प्री निकल जाएगा। 30 to 35 क्वेश्चन आप सीधे सीधे लॉस करने जा रहे हो, प्री में मैं बात कर रहा हूं। 30 to 35 क्वेश्चन डायरेक्टली लॉस करने जा रहे हो, डायरेक्टली, मतलब इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आपको सिर्फ क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट करने, थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, और आप जो है वो इसके साथ आप जो है वो बर्बाद कर ले। अब देखता आता हूं तुम्हें, एक क्वेश्चन है, आपने अगर जिसने भी प्री का पेपर लिया होगा, इसमें सिर्फ एक ऑप्शन बढ़ाकर ये क्वेश्चन प्री में आया है। ये 8th क्लास की एनसीईआरटी है और 8th क्लास की एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से इसकी डेप्थ देखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन की ट्रिक और डेप्थ जो होता है वो बिल्कुल यूपीएससी का सेगमेंट है। अब जरा देखिए 8th क्लास में आप जाएंगे, 8th क्लास में आपको एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन आपको सॉइल के फॉर्म में मिल जाएगा। आप वहां पर जाएंगे तो ये मैंने अपने बच्चों को पढ़ा रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, लिखिए, आप चाहे तो लिखना चाहे तो लिख लीजिए और पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, मेरे साथ क्वेश्चन करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप। निम्नलिखित में से कौन सा मेथड, कौन सी विधि, लिखो, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढाल पर मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है या उपयुक्त है, में सबसे उपयुक्त है। तीव्र ढाल पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है। ए बी सी। ए इज शेल्टर बेल्ट, शेल्टर पट्टी, दूसरा मल्चिंग, याद आ रहा है एनसीईआरटी के बच्चों, और तीसरा इसको हम लोग छज्जेदार खेती या टेरेस फार्मिंग कहते हैं, या सीढ़ीदार खेती। अब सबसे पहले मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में ये तीनों विधियां सॉइल के इरोजन को चेक करने के लिए है, लेकिन एनसीईआरटी इसीलिए बहुत खूबसूरत हो जाता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन की गहराई है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन की विधि है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट। अभी देखते जा रहे हैं। शाबाश। अभी देखते जाओ, ट्विस्ट बताता हूं। क्या शेल्टर बेल्ट सॉइल इरोजन को रोकने की विधि नहीं है? बिल्कुल है। कौन कहता है नहीं है? शेल्टर बेल्ट जो है वो बिल्कुल सही विधि है आपके सॉइल इरोजन को रोकने की। क्या मल्चिंग सॉइल इरोजन को नहीं रोकता? बिल्कुल रोकता है, बिल्कुल रोकता है। क्या टेरेस कल्टीवेशन, टेरेस फार्मिंग जो है वो सॉइल इरोजन को नहीं रोकता? बिल्कुल रोकता है। तीनों के तीनों विधियां सॉइल इरोजन की विधियां हैं, ठीक है, सॉइल इरोजन को रोकने की विधियां हैं। अब मुझे बताइए, आपने जैसे कई लोगों ने कहा इसका आंसर सी होना चाहिए, टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीदार खेती, तो टेरेस फार्मिंग आपने क्यों लगाया जबकि तीनों की तीनों विधियां सॉइल इरोजन को रोकने की यानी मृदा अपरदन को रोकने की विधियां हैं? बताइए, बताइए। तीनों की तीनों विधियां मृदा अपरदन को रोकती हैं।